पूरे ब्रह्मांड का थैंक यू। सभी ऋषि, महर्षि, सबका धन्यवाद। गुरुजनों का धन्यवाद। आप सबका भी धन्यवाद। आप सबको नमस्ते। जय गुरु जी, जय नूरटपी। हमने परसों, कल की छुट्टी थी, परसों हमने जो किया था उसके बारे में कौन बताएगा? मैंने क्या किया था? हेलो हाँ जी, हाँ जी। जी। वो डमरू गति और पिपली का गति के विषय में चर्चा किया था। जैसे कि डमरू गति वो वाइब्रेशन होता है नाड़ी में, तीनों नाड़ी में वाइब्रेशन होता है। और उसके बाद पिपीलिका, वो डमरू नाड़ी में सब ऑर्गन काम करना मतलब धीरे धीरे से स्लो होता है। और गंभीर होता है ना। और उसके बाद पिपीलिका, और ये हम लोग ऐसा केस सब बार रेफर करना चाहिए। और पिपीलिका में ये डमरू गति तो और मतलब मैनेज होता है इमरजेंसी में, लेकिन पिपीलिका गति वो और गंभीर होता है। उसका जो नाड़ी भी दिशाहीन होता है, कभी इधर कभी उधर। उसमें जैसे दीपक का लो जैसा कभी उधर कभी इधर, इसी तरह से नाड़ी में भी वही होता है, दिशाहीन होता है, कहीं पर भी फिक्स नहीं होता है। सर, ये सन्निपात का अवस्था है ना। हाँ जी, हाँ जी। सर गुड और मॉर्निंग। कोई कुछ? हाँ जी, गुड मॉर्निंग। सर मैंने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया, जिसका बीपी थोड़ा लो रहता है तो उसका नाड़ी का जो स्पाइक होते हैं ना, कोई भी स्पाइक, तो थोड़ा सा बीट कम ही फील होता है। जिसका बीपी थोड़ा सा हाई या नॉर्मल रहता है उनका ज्यादा फील होता है। इसके फ्लो से रिलेटेड है ना सर, इसके लिए होता होगा ऐसा? भाई बीपी मतलब फ्लो ही तो है। हाँ जी। बीपी मीन्स ब्लड फ्लो, ब्लड प्रेशर। यस सर। नहीं सर, ये पल्स का जो ये ऐसा डायग्नोस करते तो वो थोड़ा सा हाँ, वो फीलिंग उसी का चीज से। हाँ, वो सेम सही पकड़े आप एकदम। वो नोटिस किया था सर। जिसका एकदम पल्स कम मिल रहा है, बहुत ही इरेगुलर है, उसका पिपीली का है मिस, उसका कंडीशन देख के है ना। अगर वैसे हेल्दी है, उसका कम दिख रहा है, कम स्लो मिल रहा है मीन्स वो पिपीली का वाला गति का फीलिंग नहीं करके उसका बीपी लो हो सकता है। वो सामने वाला हेल्दी दिख रहा है मीन्स ठीक है। बाकी सब कोई ज्यादा स्पिरिचुअल लोग होते हैं, उनका भी पल्स बहुत ज्यादा आपको
ऐसे नॉर्मल जैसा नहीं दिखेगा। उनका थोड़ा सा मैंने देखा है कि ज्यादा स्पिरिचुअल, ज्यादा मेडिटेशन करने वाले लोग होते हैं, उनका स्लोअर साइड में ही दिखता है सर। सर ये बिल्कुल करेक्ट एकदम है? सही है, एकदम सही है। एकदम सही है, सही पकड़ा आपने। तो हमको कंडीशन देख के बंदा सही है ना? अगर उसका कंडीशन देख के उससे कम्युनिकेशन, इसीलिए ओवरऑल उसको ऑब्जर्व करके ही थोड़ा गेस करना है ना सर, थोड़ा सा अपना ये करना है। नहीं अभी तो सुनिए, अभी आपको ओवरऑल कम्युनिकेट करके तब आप गेस्ट कर रहे हैं। यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है। हाँ हाँ जी। अच्छा, ये जब आपको अभी जैसे आपको पता चला कि अच्छा बीपी, लो बीपी में इस प्रकार की पल्स मिल रही है, क्योंकि हम जो अभ्यास जो कर रहे हैं वो ऑनलाइन कर रहे हैं, हम ऑनलाइन सीख रहे हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन का एक तो ये फायदा है कि हम घर से सीख रहे हैं। ठीक है जी, लेकिन इसका नुकसान ये है कि हम मतलब जो सिखाया वो पेशेंट पे अभ्यास नहीं कराया जा रहा। अब वैसा अभ्यास नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मान लो हम कहीं भी एक जगह मिले, ऑनलाइन ऑफलाइन में, और वहां पर ये सारे मरीज मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कितने दिन में आएंगे, इस बात का नहीं पता। तो क्या हमें मतलब 6 महीने में आए तो 6 महीने तक हम वेट करते रहेंगे? ठीक है, तो आपके पास जो भी पेशेंट आता है, आप सीखिए नाड़ी, उसको उसका थ्योरेटिकल नॉलेज आप लीजिए। प्रैक्टिकल का भी मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा कि उसका एक एक चीज बारीकी से मतलब प्रैक्टिकल की भी बताई जाए कि प्रैक्टिकल ये होता है। मेरी पूरी कोशिश है कि प्रैक्टिकल की भी आपको बताई जाए वो चीजें कि ऐसा ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, है ना? तो अब आप जब मतलब वैसा पेशेंट नहीं आया लेकिन आपके पास डिफरेंट पेशेंट आया, तो अब आपने देखा कि उस पेशेंट का बीपी लो है, तो उसकी पल्स जो अ, है, उसकी जो मतलब पल्स का जो उछाल है ना, वो कम है। तो और भी चीजें आपने मैच करके देखी कि उसका बीपी लो है और ये चीजें हैं। तो मतलब कि आपके दिमाग में फिट होगी ये बात कि बीपी लो है, बीपी लो होता है तो इसका मतलब पल्स का उछाल कम होता है, और ये बात एकदम सही है। यस सर, जैसे कि मेरा भी बीपी ना, नॉर्मल बीपी मेरा मोस्टली 60-90 का होता है। मुझे एनर्जेटिक होता है, कुछ भी सिम्टम्स नहीं होते, फुल ऑफ एनर्जी रहती हूँ, और लो ऐसा नहीं होता मेरा। तो कभी 55 तक भी जाएगा तो भी मुझे कुछ पता ही नहीं चलता सर। डायस्टोलिक ऊपर का 85 भी चले जाता है कभी कभी। तो और मेरी जो एक दो क्लाइंट है, उनकी बीपी भी लो होती है ना, मैं चेक करती हूँ तो मुझे फील होता है जिसका थोड़ा सा नॉर्मल है या हाई बीपी है होता है, तो उनका अलग से फील होता है। इसलिए मैं सोच गैस करके थोड़ा सा। और सर मुझे लगता है कि जैसे कभी हॉस्पिटल में गए या फिर किसी को ऑलरेडी वो हेल्थ कंडीशन है, उनका चेक करेंगे तब जाके ज्यादा शायद समझ आएगा इसको ऑलरेडी प्रॉब्लम है तो इसका ऐसा चल रहा है, ऐसा शायद ज्यादा बेटर। हाँ, नहीं हाँ, मतलब आपके नहीं पास मतलब आपके जैसे पास पेशेंट जैसे आएगा ना, पेशेंट आएगा ना। हाँ जी, हाँ जी। तो तो आप उस आप पेशेंट वो क्या होता है कि आप मतलब ये थोड़ी ना करेगा अभी आपके पास, या अभी भी आप नहीं बोल रहे होंगे कि मैं नाड़ी से देख के बता दूंगी, नहीं। हम सीख रहे हैं, वो आपके पास रिपोर्ट भी लेके आएगा, हम उससे पूछ भी लेंगे, फिर नाड़ी देखेंगे हम, अच्छा कि हाँ दिखाओ। तो आप आराम से आंख बंद करके उसके रोग के अनुसार और हमारे थ्योरी के अकॉर्डिंग उसकी नाड़ी को ढूंढना है। नहीं मिल रही है तो नहीं मिल ढूंढो, रही है एक तो बार नहीं, ढूंढो, दो एक बार बार नहीं, नहीं, दो चार बार बार नहीं, नहीं, 4 5 बार बार नहीं, नहीं, 5 बार नाड़ी नहीं, मर्दन नाड़ी करके मर्दन दूसरे करके हाथ में दूसरे हाथ में दोबारा से दोबारा चाहे से 5 मिनट लग चाहे जाए 5 मिनट लग जाओ। उसकी यस सर, यस सर।
टेक्निक। वही कोशिश करते हैं सर, कोई जैसा कुछ हेल्थ कंडीशन है तो उसमें ये है, तो उसमें ये ऐसा मिल रही है कि नहीं, थोड़ा कहीं भी मिल जाए तो कोई। थैंक यू सर। वेलकम। और कोई कुछ कहना चाह रहे हैं? मिलती है, कंपन हाँ जी। ददक रहती है, हाँ मिडल गति में रहते हैं। इसमें इमरजेंसी में हम इस पेशेंट को अच्छा कर सकते हैं, इमरजेंसी कह के, लेकिन पिपलिका में हम लोग उसको लास्ट स्टेज में ही रहता है मोस्टली। ये आपने बताया, उसका शरीर पान छोड़ने की तैयारी में रहता है। डमरू गति में, डमरू ने पिपलिका में, मीन्स मैं क्या बोली, डमरू इमरजेंसी में हम लोग उसको अच्छा कर सकते हैं, लेकिन पिपलिका में हम लोग उसको मोस्टली लास्ट स्टेज में रहता है। उसका लगभग धातु ओज प्राण समाप्त हो चुका होता है। ये मतलब एक आरिष्ट लक्षण है। आरिष्ट लक्षण का मतलब कि जीवन समाप्ति का संकेत है पिपीलिका। चलिए, आज हम करते हैं कृमि गति। कृमि गति भी सन्निपातज अवस्था है। ठीक है। इस प्रकार की गति में कृमि गति, कृमि गति में जो हमारी तीनों फिंगर हैं, अभी तीनों फिंगर में क्या मिलना चाहिए? वात पित्त कफ का फीलिंग सर। कफ, है ना? वात पित्त कफ की फीलिंग, मतलब कि इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर और रिंग फिंगर। इंडेक्स फिंगर पर आपको सर्प गति, मिडल पे मंडूक लाइक एज ए फ्रॉग, एंड रिंग फिंगर पे स्वान गति मिलनी चाहिए। लेकिन वाम गति में, कृमि गति में वार्म्स पल्स में, मतलब ये तीनों गतियां नहीं मिलती हैं। तीनों स्थान पर एक सी, मतलब हल्की, सूक्ष्म, और ऐसा फील होगा कि आपस में नाड़ी जो आपस में उलझ रही है, आपस में लिपटी हुई है, जैसे कृमि वॉर्म्स चलते हैं, वॉर्म्स की गति। जब नाड़ी आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि नाड़ी में छोटे छोटे कीड़े गति कर रहे हैं, और एक जगह पे नहीं, तीनों जगह। ऐसी अवस्था को सन्निपात अवस्था बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वात, पित्त और कफ तीनों का विकार एक साथ है।
अब जब नाड़ी चेक करेंगे पेशेंट की, तो जैसे ये तो उंगली के नीचे आपको धीरे धीरे ऐसे रेंगता हुआ कुछ नजर आएगा। आंख बंद करके अब अंगूठा 3 उंगलियों को मोड़ के, जैसे मैंने बताया था वैसे करके देखिए, एकदम धीरे धीरे। ठीक है, हल्की एम्पलीट्यूड होगी, यानी कि बहुत हल्का उछाल होगा। क्यों? क्योंकि जो वार्म्स होते हैं उसमें उछाल नहीं होता, वो तेज भी नहीं चलता है। बस वो कंटिन्यू चलता है। यह गति क्या बताती है? यह गति बताती है कि कृमि रोग है, पेट में वार्म्स हैं, पाचन तंत्र में विकृति है, और यदि उसको कोई रोग है तो दीर्घकालीन रोग है, मतलब कि लंबे समय से उसको वो बीमारी है। पूरे शरीर की जो उसकी शक्ति है, संपूर्ण शक्ति, शरीर की संपूर्ण शक्ति वो कम हो चुकी है। और ऐसा कोई रोगी मिलता है तो मतलब उसको क्रोनिक कमजोरी है, एक्यूट कमजोरी नहीं, क्रोनिक कमजोरी। एक्यूट और क्रोनिक में फर्क है। एक्यूट क्या होता है कि यानी कि जो अल्पकाल से हो, कम समय से हो, थोड़े टाइम से हो, 1 महीना, 2 महीना, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन। क्रोनिक मतलब कि जो लंबे टाइम से रह रही है, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल। ये एनीमिया के जैसी स्टेज होती है। मानसिक और शारीरिक थकान होती है ऐसे व्यक्तियों को। और सबसे बड़ी बात, ऐसे व्यक्तियों का मल अवरोध होता है, यानी कि कॉन्स्टिपेशन होता है, पेट में गैस, पेट सही से साफ नहीं होगा। किस किस को ये समझ आई? आगे सर।
ओके, आज हम पल्स रेट की बात करते हैं। अच्छा, अभी तक कौन बताएगा कि हमने कौन सी गतियां करी हैं? सर वही एक बार मैं बोलती हूँ, रिवीजन हो जाएगा थोड़ा सा इसका। अभी हाँ, हम नोट्स बिल्कुल बोलिए ना। बिल्कुल बोलिए ना। हाँ, हम लोग नोट्स बनाने वाले हैं, कहीं कंफ्यूजन होगा तो आप बता दीजिएगा। हमने बात तो किया है। एक पहले तो वात वाली जो है उसका एक ही डोसेज है, जलोका गति वाला वात का, है ना। और खाली मैं ये बता दूं सर कि उसमें क्या प्रॉब्लम होता है, ये हो रहा है मोटा मोटा हाँ सा। हाँ हाँ, या फिर खाली नाम ही बता दूं, जो जलोका वाला वाट फिंगर नाम पे। भी बता सकते नाम हो, भी बता नाम भी सकते हो, बता सकते नाम हो। भी बता सकते हो। हाँ, एक तो उसकी जैसा जलोका आपको गति, सही लग रहा आपको है सही लग वो रहा आप। है वो आप। उसका एक जलोका गति था, एक दोष में वात का, एक डोसेज में वात का खाली जलोका ही है। फिर पित्त का जलोका गति एंड पित्त का एक दोष में 4 है। एक तितर गति है, लवा गति है, और तितर लवा एंड ये क्या बोलते हैं, एक सेकंड, 4 उष्ट वाला नहीं, सॉरी उष्ट नहीं है, काक गति है, और उष्ट गति है, उष्ट गति भी है सर, है ना। 4 हो गया पित्त का, दो दो दोष वाला है ना सर। और फिर कफ का जो है वो कपोत गति है, और कफ का दो दोष में कपोत गति है, और फिर ये गज गति है, कपोत गज गति, है ना। कफ में आता है। कफ का ही है, दो दोष में। कपोत और गज गति एक डोसेज है। एक डोसेज है, एक डोसेज है सर, ये एक डोसेज। एक डोसेज। अच्छा, मैंने 2 डोसेज लिख दिया था। नहीं, अभी दो ही डोसेज। नहीं, अभी वो 2 ही जो पिछले डोसेज, वाले वो जो वो भी एक पिछले वाले डोसेज वो ही भी एक डोसेज है। अच्छा, वो भी एक ही डोसेज। आपने, मेरे को लगा कि आपने बोला कि खाली वात का एक ही डोसेज है। अच्छा, वो भी एक ही डोसेज है सर। अच्छा, ठीक है ठीक है। अच्छा, वो मुझे कंफ्यूजन था, मुझे लगा था कि सिर्फ वात में एक डोसेज है, बाकी में ये 2 डोसेज वाले ये हैं। अच्छा, वो चारों पित्त के हैं, वो भी एक ही डोसेज ही है। एक डोसेज है। एक डोसेज है, ठीक है ठीक है। सर ये कफ वाला जो है, कपोत वाला, है ना, ये भी एक डोसेज है। ये भी एक डोसेज है। हाँ, अच्छा, ये एक डोसेज है। और जो गज फिर गति भी एक डोसेज है। गज और कपोत 2, इसका मयूर गति, है ना। ये भी मयूर गति मयूर गति द्विडोसेज है। एक ही डोसेज है सब। अच्छा, नहीं, मयूर गति नहीं, मयूर द्विडोसेज है। गति द्विडोसेज। अच्छा, मयूर गति द्विडोसेज है। समझो, ये थोड़ा समझो। द्विडोसेज का अर्थ और एक डोसेज का अर्थ। द्विडोसेज मीन्स, द्वि मीन्स 2, दोष नाड़ियों को मीन्स 2 में दोष आ गया, यानी कि कहीं वात पित्त में, पित्त कफ में, है ना, वात कफ में किसी 2 में दोष आ गया तो द्विदोषज है। अब उष्ट्र गति या गज गति हम देख रहे हैं, तो गज गति में क्या था, डबल स्पाइक, मतलब हाथी 2 बार सिर हिला के चलता है, डबल स्पाइक मिलती है। और ये कफ की गति पे, कफ की नाड़ी पे मिलती है ना, रिंग फिंगर पे। क्या होता है, एक प्रोक्सिमल पे मिलती है और एक डिस्टल पे मिलती है स्पाइक, मतलब एक खत्म, एक आई और दूसरी वो खत्म नहीं हुई तब दूसरी आ जाती है
है ना। हाँ जी, हाँ तो जी, ऐसा हाँ जी। रस और रक्त में कफ का क्लेदन हो गया, मतलब वहां पे जम गया कफ, है ना, वो कफ हम्म। जम गया। तो अब दोनों भारी हो गए, रक्त भी और रस भी, जो दोनों भारी हो गए, तो थोड़ा जर्क दे के चलता है। और हम्म। उसमें क्या होता है, लिम्फेटिक वेसल्स, क्योंकि वहां पे जम गया ना रस और रक्त, तो सूजन आ जाएगी हाँ, हाँ, हाँ। लिम्फेटिक से, तो वो पैरों में सूजन आ जाएगी, है ना। और ये ऐसा हो ये जाता है उसमें। एक दो सजी हो गया ये, है ना सर? हाँ, ये एक दो सजी है, क्योंकि कफ की गति में, कफ के पे ही तो गड़बड़ हुई ना कफ में। जो मयूर चाल था, नहीं, एलिफेंट, गजगति को। मयूर भी एक ही चाल है, कुछ हाँ, मयूर का तो पंख फैलाता है ना, तो दो को ऐसा प्रभावित कर रहा है ना, एक है ना सर? मयूर वाला हाँ द्विध्वज हो गया, क्योंकि वो पंख हाँ, मयूर फैलाता द्विदिवस है। मयूर है। कफ और हाँ, पित्त के कारण पित्त है। दो, कफ और पित्त। हाँ, क्योंकि कफावृत पित्त है ना, वो कफ का हाँ, आवरण पित्त पर हो गया है, तो दोनों में गड़बड़ हो गई है। क्योंकि अभी मान लो आप किसी पड़ोसी के घर में चले गए, तो हम्म। घर तो आपका भी तो गड़बड़ हो गया ना, क्योंकि आपका घर खाली है और आपने दूसरे पड़ोसी का जाके कब्जा कर लिया, हाँ तो जी, हाँ गड़बड़ तो जी, दोनों में हो गई ना। हाँ जी सर। ये मयूर वाले द्विध्वज हो गया, एक कफ का, और एक कपोत वाला, दो। कपोत वाला क्या? ये जो कफ वाला जो नाड़ी का दोषज है, दो दोषज में मयूर एंड हाँ, मयूर वाला हो गया। और एक सेकेंड, मयूर वाला था, और देखो, कपोत फिर था ना सर? सुनो सुनो, हम्म। हम्म। वात की केवल साधारण जो गति है, वो सर्प हम्म। गति है, हाँ जी, हाँ जी, साधारण गति, सामान्य गति। अब हाँ जी। उसमें एक दोषज जो विकृत गति है, वो जलों का गति है, मीन्स यस की सर, लीच यस। की तरह चलेगा वो। हम्म। ठीक है। दूसरा, पित्त में जो सामान्य गति जो आती है, वो आती है अ, आपकी मंडूक गति। हम्म। अब मंडूक का क्या होता है कि उछलता चलता है, हम्म। ठीक है। यस सर। तो अब यदि उसमें दोष आया, तो उसके उछाल में गड़बड़ कर देगा वो, मतलब कभी या तो छोटे छोटे उछाल लेगा, या उछाल लेगा तो वो मतलब ऊपर रुक के आएगा, है ना, या हम्म। जल्दी जल्दी उछाल लेगा, या कुछ उछाल लेगा रुक जाएगा, थकान हो जाएगी मेंढक को, हाँ मेंढक जी, हाँ जी। शार्प नहीं कूदेगा, ठीक है। यस। यानी कि लेकिन काम करेगा कूदने का ही, उसके कूदने में गड़बड़ हो जाएगी। वही पित्त की दोष, एक दोषज गति है, क्योंकि पित्त में ही गड़बड़ हुई, तो यानी कि एक में ही दोष आया। तो वाली फिंगर पे। पित्त हाँ की जी। एक दोषज गतियां हैं, वो तीतर गति है। क्योंकि तीतर उछल तो रहा है, उड़ तो रहा है, हम्म। लेकिन मेंढक लगातार उछलता है। पित्त, अब तीतर क्या करेगा, तीन चार पल्स आएंगी, यानी कि तीन चार बार कूदेगा या उछलेगा, उड़ेगा, और वो रुक जाएगा, फिर आएंगी, फिर रुक जाएगा, यानी कि उसके इरेगुलर होती है, उसकी जो बीट्स हम्म। होती हैं वो इरेगुलर होती हैं। हाँ जी। और शरीर क्षय हो गया है उसका शरीर में, है ना। और यस। उसके कारण, वात और अग्नि के कारण पित्त दोष नाड़ी में दिखाई पड़ता है। जब यस सर। वात और पित्त दोनों बराबर के बलवान हों, तब वात की तीव्रता और पित्त का जो मतलब कि कुछ मतलब उसकी तीतर की तरह चाल लेकर के चलती है।
यस सर। ठीक है, क्योंकि उसको उड़ना था, वो कंटिन्यूटी थी वो नहीं, लेकिन उसमें वो उसका क्षय हो गया और लॉस हो गया, उसका जो एनर्जी थी उसको वो कम हो गई। ऐसा समझो ना कि तीतर की एनर्जी कम ही तो होती है, वो थोड़ा थोड़ा उड़ता है, तो यस उसकी सर। उसकी ताकत कम हो गई है उसकी, है ना। यस। और ऐसा समझ सकते हैं, तीतर गति लाइक एज ए रोड, और रोड पे जब गाड़ी चलती है तो कंटिन्यू नहीं चलती, कभी वो गड्ढा आएगा, कभी कुछ आएगा, कभी कुछ आएगा, है ना। तो ऐसे वो चलती है ना। तो उसमें क्या होता है कि जो अन्नवाह स्रोत है, तो उसमें पुराना बिगड़ा हुआ पित्त था, जिसमें क्षय हो चुका है, नुकसान हो गया है, वो कट गया है उधर से। ठीक है, तो वो शरीर को नुकसान कर दिखाता है, रोड पर नुकसान दिखाता है, भाई इतना रोड टूट गया, तो अब इसमें क्या होगा, तीतर गति में अल्सर होगा, अल्सरेटिव कोलाइटिस होगा, ड्यूडेनल अल्सर होगा, गैस्ट्रिक होगा, गैस्ट्रोएंटराइटिस होगा, ये सारी चीजें उसमें होती हैं। फिर लवा गति है, लवा गति भी कहाँ मिलेगी, लवा गति क्वेल बटेर, हाँ, तो बट हाँ मिडिल फिंगर पे ब्लंट फीलिंग। हाँ। मिडल पे मिलेगी। अब उसमें ब्लंट मिलती है, वो फुदक कर तो चल रही है, लेकिन मेंढक की तरह फुदक नहीं रही, छोटी फुदक रही है, थोड़ी थोड़ी फुदक रही है। जैसे तीतर फुदक तो रहा है, तीतर को आप देखेंगे ना, फुदकेगा तो, लेकिन 3-4 बार फुदकेगा फिर रुक जाएगा। ये फुदकेगी, कंटिन्यू फुदकेगी, लेकिन मेंढक की तरह नहीं, छोटी छोटी फुदक करेगी, थोड़ा फुदकेगी, क्योंकि छोटा पक्षी है ना। और ब्लंट होता है, क्योंकि मेंढक तो ऐसे मुंह ऊपर करके कूदता है, उसको जानवर को समझो, वो मुंह ऊपर करके कूदता है तो उसका मुंह शार्प होता है और एकदम सही लगता है, शार्प लगता है। ये चिड़िया ऐसे कमर की साइड से ऐसे फुदकेगी ना, तो कमर की साइड से उछलेगी, तो हम जब टच करेंगे तो ब्लंट लगेगी। समझ आया। यस सर। यस सर। हाँ, उसका उछाल छोटा होता है, ब्लंट होता है, पूरी उंगली पे महसूस होगा आपको। तो इसमें एज के बाद भी मतलब गड़बड़ होती है, 40+, हाँ। क्योंकि कफ स्थिर हो जाता है, धातुओं में कठोरता आ जाती है, पित्त की जो तीव्रता होती है वो कम हो जाती है, यानी कि पाचक अग्नि कम हो जाती है, और वात का कुछ कुछ प्रभाव आना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में जो क्या बोलते हैं, प्रोस्टेटाइटिस, प्रोटाइटिस, है ना, प्रोस्टेटाइटिस और प्रोस्टेट, और जो सर्विसाइटिस, साइटिस है ना, और पीआईडी, तो ये वाई डिस्चार्ज ना यूरोजेनेटिकल ऑर्गन्स में प्रॉब्लम शो करता है। अच्छा, फिर तीसरा है उसमें काक गति, ये है भी ना। पित्त दोष है। अभी नहीं, हाँ, कई एक दो सच। अब काक भी क्या करता है, वो झटका तो देता है, बात है कि पित्त है क्या? पित्त बोला तो वही बोल। पित्त की काक गति एक दोषज गति है, पित्त की है ये। अकेला पित्त का बोल रहे हैं, तो अकेला पित्त का मतलब कि एक दोष है, कि पित्त में ही दोष हुआ। एक दोषज, यस। द्विदोषज, सन्निपातज का मतलब ये हुआ कि वात में कहीं गड़बड़ है, या पित्त में गड़बड़ है अकेले में, या कफ में अकेले में गड़बड़ है, तो दैट इज वन दोषज, वन विकृति, एक विकृत। कहीं वात पित्त, पित्त कफ, वात कफ, ठीक है, पित्तवात, मतलब किसी में दो में गड़बड़ हो रही है, किसी एक ने दूसरे को आवृत कर लिया, या एक नुकसान हो गया, दूसरे का कुछ और हो गया, तो द्विदोषज। और सन्निपातज मतलब जहां तीनों ही गड़बड़ हो गई हैं, तो सन्निपातज अवस्था होती है। और काक भाई साहब जो है ना, दिल का दरवाजा ना, क्योंकि ऐसा बोलते हैं ना कि कौवा, वो क्या बोलता है, दिल की आवाज सुनता है, ऐसा कुछ बोलते हैं, कोई कहावत है।
मतलब जब वो ऐसा हमारे यहाँ एक मान्यता है कि जब मंडेर पर आके मतलब घर के छत पे आकर के और कौवा बोलता है तो बोलते हैं कि मतलब कोई रिश्तेदार आएगा, कोई गेस्ट आएगा, मामा आएगा या ऐसा कुछ। तो मामा आएगा तो दरवाजा बंद नहीं करते, ठीक है। अब दरवाजा बंद नहीं करते ना, वो घर का दरवाजा बंद नहीं करते, लेकिन यहाँ जो काक गति मिलती है तो भाई दिल का दरवाजा बंद नहीं होता। यानी कि हार्ट के जो वाल्व हैं वो सही से बंद नहीं होते हैं। सही से बंद नहीं होते हैं तो क्या होगा कि जो ब्लड जो बाहर जा रहा था वो बंद नहीं हुआ तो वो वापस आ जाता है, ठीक है। तो यानी कि जो ब्लड का फ्लो जिस तरफ जाना था वो वाल्व में प्रॉब्लम है तो ऑपोजिट मिल जाएगा। तो हमें ऐसा ये मतलब वाल्व में प्रॉब्लम है तो ये नोच जो है ना ऑपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा, मतलब जिधर लौटना चाहिए था उधर लौटा, वो गया नहीं। जिस तरह जाना था वो वापस लौट के आ गया। तो वापस लौट के आ गया तो नाड़ी में झटके की तरह महसूस होगा। एरोटिक वाल में प्रॉब्लम है, हार्ट से रिलेटेड कोई उसको मतलब वाल ठीक से क्लोज नहीं हो रहा। ऊष्र गति, अब ऊंट भी तो स्पाइक देके चलता है ना, ऐसे उछल के चलता है ना, देखेंगे आप ऐसे झटका मार मार के, यानी जैसे मेंढक की तरह। लेकिन वो दो जगह से उभा उसमें वो होता है भाई साहब में, बल्कि वो मतलब उछाल तो है लेकिन दो जगह। तो वो उसमें उन्होंने जो ऋषि हमारे जो आचार्य हुए उन्होंने देखा कि भाई उछाल वाली चीजें देखो, पित्त का गुण है वो उछाल वाला। तो उन्होंने दोष ढूंढना शुरू किया तो भाई साहब ये तो दो बार उछल रहा है। बोले एक बार शार्प उछला, फिर दूसरी बार बोले ये तो थोड़ा सा मोटा हो गया, दो बार उछल रहा है। लेकिन कहाँ उछल रहा है, केवल पित्त पर उछल रहा है। डबल स्पाइक मिल रही है, दो बार झटका लग रहा है। तो यानी कि एरोटिक स्टेनोसिस है, वाल्व कम खुलता है उसको। दरवाजा जब कम खुला हो ना तो हमें झटका मार के जाना पड़ता है। मान लो कोई ऐसा रास्ता हम निकाल रहे हैं, वो बैग फंस गया, एक बार में हमने खींचा नहीं आया तो दूसरी बार खींचते हैं, झटका मारते हैं। ऊंट को गाड़ी से गाड़ी में जोड़ते हैं उसको, मतलब उसके साथ अटैच करते हैं तो वो ऐसे झटका मार के चलता है, एक बार में नहीं खींचती, दूसरी बार झटका मारता है। पल्मोनरी वाल्व में गड़बड़ मिलती है, माइट्रल वाल्व में हो सकती है, या जो वेल्वुलर वाल्व है उसमें हो सकती है, ट्राइस्क्यूपिड में हो सकती है, जर्क दे के चलता है। फिर कफ की आगे बोलो हेमा, बताओ। हाँ सर, कफ की जो है वो कपोत है पहला। ये एक दोष जी है ना सर, ये तो कपोत। हाँ हाँ, हाँ, मैं वात की मैं विपरीत गति एक है, पित्त की चार हैं और कफ की दो हैं। हाँ जी, दो कपोत और वो मयूर। नहीं भाई प्रभु। सॉरी सॉरी, कपोत और ये गज वाला है शायद। हम्म। हाँ हाँ, कपोत और गज। फिर कपोत और गज है, और फिर उसके बाद में गज है। फिर दोष द्विदोषा विकृति है। उसमें मयूर है जो कफ पित्त में विकृति को दिखाता है, मयूर गति वाला। और एक मयूर और एक है ये क्या बोलते हैं, गिरिजा गति, नहीं सॉरी, मयूरी है। काक गति। मयूर गति है ना, और कहाँ गया काग। हाँ हाँ,
एक तो मयूरी था और कहाँ दिखाएंगे। द्विदोषज में एक तो मयूर गति हो गया, बस एक ही मयूरी है सर। वो काग वाला तो पित्त का है ना सर। एक दोषज काग, गति है, पित्त काक गति तो एक दोषज में है। हाँ काग जो पित्त की एक दोषज में तीतर लवा काग उष्ट 4 है ना सर। हाँ, और ये द्विदोषज दोष में मयूर है, सिर्फ मयूर मयूर गति। है और कुकुट गति भी उसमें है। कुकुट भी इसमें, त्रिदोषा में है ना कुकुट में। इसमें तो गिरिजा और गिरिजा गति और कुरकुट गति सब सन्निपातज हाँ, में सन्निपातज में है। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, ये द्विदोष दोष में खाली मयूर गति वाला है ना। द्विदोषज में कुकुट गति द्विदोषज में आपको मिलेगा, द्विदोषज में, क्योंकि डायबिटीज होता है, उसको डायबिटीज होता है तो पित्त की नाड़ी पर ही उसको मतलब, देखो जो कुकुट गति होती है ना वो मिडिल फिंगर के कर्वेचर पर आती है, हाँ जी। बात पित्त का दवा दोष है। गति से बड़ा होता है ना, ब्रॉड स्पाइक मिलती है। हाँ जी हाँ जी। तो अब उसमें क्या होता है कि ब्रॉड स्पाइक क्यों मिली, क्योंकि कफगत ज्यादा बढ़ गया वहाँ, मतलब यानी कि आम अवस्था टॉक्सिन ज्यादा हो गए, वहाँ कफ ज्यादा हो गया, तो पित्त और कफ में गड़बड़ हो गई। तो इसका मतलब यानी कि ये द्विदोषज हुई, क्योंकि कफ में और पित्त में गड़बड़ हो गई तो द्विदोषज हो गई। तो फिर इसको सन्निपात में नहीं डाले सर कुरकुट को? नहीं नहीं, द्विदोषज में डालो। अच्छा, क्योंकि हमने इसमें आपने शायद जो सन्निपात में लिखा। द्विदोषज में डालना, द्विदोषज अच्छा में डालना। ये बात पित्त का दोष है ना, कुकुट गति। कुरकुट गति पित्त बात पित्त और और पित्त का कफ दोष। का दोष। पित्त और कफ, पित्त और कफ का है, द्विदोषज है ना। ठीक है सर, ये फिर द्विदोषज में हमारे मयूर और कुरकुट 2 हो गया। फिर हमारा सर ये फिर सन्निपातज में आएगा ना सर, ये गिरिजा गति। हाँ हाँ, गिरिजा गति और ये क्या बोलते हैं डमरू गति और वो पिपीलिका और कृमि। हाँ जी हाँ जी। ये सब मैं अच्छा से चार्ट बनाने वाले हम लोग मिलके, तो और बहुत अच्छा से जब चार्ट बनाएंगे तो बहुत फटाक से ऐसे आ जाएगा सर। अभी तक तो बिल्कुल। हाँ, ये अच्छा हो मैंने पूछ लिया, कंफ्यूजन हो गया एक तो। सन्निपातज में गिरिजा गति हो गया एक तो। हाँ जी, गिरिजा गति हो गया एक, और एक अच्छा, ये हो गया देखो बोलते उसकी हैं गति को समझो, उसकी गति को समझो। गिरिजा गति तीनों। में क्या होता है कि एक स्पाइक मिलती है केवल बीच वाले फिंगर पे आपको, हाँ जी हाँ है जी ना, मिडल हाँ जी फिंगर के भी मिडल कर्वेचर पे मिलती है। अब दोनों स्पाइक गायब हो गई, मतलब वात की भी गायब हो गई, कफ की भी गायब हो गई, जबकि होनी नहीं चाहिए थी। यानी कि वो भी तो अपना काम छोड़ गए ना, हाँ जी हाँ जी। है ना, वो भी अपना काम छोड़ गए। तो गिरिजा, अभी गिरिजा जो है ना वो चोटी बोले कि भाई दिल में लगी मेरे आके, है? तो वो होता है ना, वो नुकीली कोई चीज चुभ जाती, बोले यार मैं दिल में चुभ गई बात। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो यानी कि पर्वत गति वो उसकी नुकीली चोट वो है, वो दिल में चुभ जाती है, तो इसको जो है दिल से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। अच्छा यस सर, ये भी पुरानी प्रॉब्लम्स को दिखाता है ना, जितनी भी सन्निपात वाले हैं वो पुरानी प्रॉब्लम ही है ना सर, तब सन्निपात होता है ना।
एक विकृति हुआ, फिर उसके बाद ज्यादा बिगड़ा तो दो दोष हो गया, फिर ज्यादा हाँ बहुत एकदम 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 एकदम। तो सन्निपात हो गया, पातज हो जाएगा, तीनों हो गया। और फिर ज्यादा मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, इसके लिए सन्निपातज हो गया। एक हाँ दो बिल्कुल बिल्कुल एकदम एकदम सही बात। गिरिजा हो गया, और ये अपना डमरू, पिपीलिका और राजकृमि किया, ये हमारे सन्निपातज में हो गया। आज मिस इतना ही हो गया सब। इसका हम अच्छे से चार्ट बना के कौन सा बीमारी है वो हम लिखेंगे तो बहुत अच्छे से फिर वो दिमाग में बैठ जाएगा, ये है तो ये ऐसा हाँ प्रॉब्लम है बोल। डमरू गति हो गया, पिपीलिका सन्निपातज में है ना। हाँ जी, कृमि हाँ गति जी सन्निपातज में है। सर, यस सर, ठीक है। हाँ जी। फिर बाकी पेशेंट पे हम पूछ के प्रैक्टिस भी करेंगे, है ना। हाँ करेंगे, अभी आएगा। तो अभी खत्म थोड़ी ना हो गया अभी। नहीं नहीं सर, ये तो जस्ट, ये तो 2 साल ही हमने अभी देखे हैं, बाकी तो है। हाँ थोड़ा सा मेंटल माइंड में क्लियर होना चाहिए ना सर, तो और अच्छा से जब थ्योरी क्लियर हो जाएगी फिर तब उसी हिसाब से गैस लगा पाएंगे ना, थोड़ा बहुत ज्यादा अच्छा से। हाँ अभी अभी हम क्या कर सकते हैं, गैस कर सकते हैं कि अच्छा उस रोगी को ऐसा ऐसा मिल रहा है तो ऐसा गैस करना यस सर, है ना। यस सर। उसको वो भी बताएगा अच्छा मेरे को ऐसा हो रहा है। हाँ ये सर, अभी तो मैं बोलती हूँ सबको कि मैं जस्ट सीख रही हूँ। जब मैं हाँ 6 महीने 1 साल में मास्टर हो जाऊंगी तब आपको अच्छे से बताऊंगी। ऐसे बोलती तो हाँ 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 कि मैं सीख रही हूँ और मुझे आप हाँ सीखने में मदद करिए। हाँ हाँ, वो सब खुश होते हैं सर कभी कभी मिस। लेकिन मेन क्या होता है, कभी कभी कोई अभी एक्सरसाइज करके आते हैं, कोई है ना, कोई खाना पीना कुछ खा के आए होते हैं, तो फिर वो ये हो जाता है। फिर जिसको मैं सोचती हूँ देखना चाहिए उसको देखती हूँ सर अपने हिसाब से। कोई नहीं, वो आप देख लीजिएगा। अच्छा कुछ इंडिकेशन आपको मैं बताता हूँ। हाँ जी। सर मैं प्लान तो था कि आज पल्स रेट करें, लेकिन जब हम नाड़ी का कर ही रहे हैं तो मेरे ध्यान आया कि हमें मतलब क्योंकि हम वो लास्ट में चल रहे हैं तो अवॉइड की तरफ जा रहे हैं हमें ना, कि हमें क्योंकि देखो वो बोलते हैं ना कि गाड़ी सिखाते हैं ना, तो क्या होता है कि गाड़ी पहले उसको चलाना सिखाया जाता है कि भाई ये ऐसे चलेगी, है ना, ऐसे चलेगी, इसमें ये गियर डलेगा। फिर उसके बाद उसको सिखाया जाता है कि एक्सीडेंट कैसे होता है और आपको एक्सीडेंट से कैसे बचना है। क्योंकि जब तक उसको प्रॉपर चलानी ही नहीं आएगी तब तक उसको मतलब, यानी कि मैंने आपको एक दिन एक एग्जांपल बताया था कि जब तक पहले दूध का पता होना चाहिए कि दूध ओरिजिनल दूध क्या है, फिर आप दूध में साइड इफेक्ट क्या है, मतलब दूध में गड़बड़ कहाँ है, वो तुरंत पकड़ जाएंगे, है ना। मान लो आपको चीनी का नहीं पता, लेकिन किसी ने चीनी आपको दिखा दी कि तिल को ही चीनी बोलते हैं, तो आप आगे से क्या कहोगे, तिल को ही तो चीनी बोलोगे। जैसे हम बच्चे को सिखाते हैं, तो छोटे बच्चे को मान लो जैसे आपके यहाँ नेपाल में है मान लो, तो वो नेपाल में क्या करेगा, वो छोटा बच्चा नेपाली ही तो बोलेगा, वहाँ की जो लैंग्वेज है उसी को वो सीखेगा। और वो क्यों, क्योंकि उसको वही चीज सिखाई गई है। और ऐसे कहीं इंग्लैंड में न्यूजीलैंड में वहाँ इंग्लिश सिखाते हैं तो लोग बच्चे इंग्लिश बोलते हैं। और मतलब क्या बोलते हैं, कहीं कोई संस्कृत बोल रहा है, उसके बाद की डिफरेंट चीजें सिखाई जाती हैं, मतलब पहले जो वहाँ की जो चीज वो सिखाई जाती है उसके बाद में अलग चीजें की और अलग क्या हो रहा है यहाँ पे, समझे। जैसे किसी को कोई, मान लो हमें शास्त्र पढ़ाने हैं, तो पहले अन्यत्र शास्त्र नहीं पढ़ाया जाता, जो काम की चीजें वो पढ़ाई जाती हैं कि पहले ये काम किए भाई, यानी कि पहले अपना काम, फिर दूजा
फालतू के काम। नहीं समझे? तो अभी तक हमने जो समझा वो चीज समझी, काम की चीजें क्या क्या हैं। यस सर। ठीक है, अभी हम समझते हैं कि मृत्यु परिचायक कौन सी नाड़ी हैं। ठीक है जी, कि ऐसे व्यक्ति की नाड़ी हमने देखी और उसकी मृत्यु होने वाली है, उसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। तो पहला मृत्यु सूचक पहली चीज तो यही है, यदि नाड़ी रुक रुक कर चलती है, ठीक है, और स्पर्श करने में अत्यंत ठंडी है, तो मृत्यु सूचक है। लेकिन रोगी की मृत्यु कब होगी, कितने दिन में होगी, ये नहीं पता। नोट कर लिया आपने? यस सर। अच्छा, एक और भी चीज मिलती है, ये महर्षि कणाद के अनुसार है। रावण जिन्होंने शिव से डायरेक्ट मतलब नाड़ी ज्ञान लिया था, वो कहते हैं यदि नाड़ी स्पर्श में दीर्घ यानी कि लंबे चौड़े क्षेत्र में उपलब्ध होती हो, पतली हो और वात की गति युक्त हो, यानी कि वायु की गति है उसमें, लेकिन नाड़ी का जो उछाल है, स्फुरण, स्फुरण मतलब कि उसकी जो स्पाइक, वो विषम है। विषम मतलब कभी तेज कभी मंद है। ठीक है, कभी बल पूर्वक है, यानी कि कभी तो फोर्स लगाती है और कभी निर्बल है, कभी कंपन महसूस होता है, यानी कि एक चिन्ह दूसरे चिन्ह के विरुद्ध हो, मतलब कि वो उसमें आप यही नहीं कि भाई ये लक्षण मिल रहा है आपको, तो लेकिन वो दूसरी बार बदल जाता है, फिर बदल जाता है। तो ऐसे लक्षणों वाला व्यक्ति की अनियमित मृत्यु होती है, मतलब वो मृत्यु तो होगी, मृत्यु तो है, लेकिन ये नहीं पता मृत्यु निश्चित है। वैसे तो मृत्यु प्रत्येक की निश्चित है, लेकिन रोग के अनुसार आपके पास रोगी आया, वो बोलते हैं ना, बोले कि ये रोगी मर तो नहीं जाएगा इस रोग में, यानी कि उस रोग में मृत्यु की बात हम कर रहे हैं। कहीं आप ये सोचो कि प्रत्येक की मृत्यु ढूंढने लग जाओ, उस रोग में, उस रोग के कारण व्यक्ति की मृत्यु की बात कर रहे हैं। ठीक है। और रावण कहते हैं असमानता, असमानता यानी कि असमानता ही तो बताई गई है उसमें। ये यदि किसी सबल व्यक्ति में असमान नाड़ी, असमान नाड़ी मतलब कैसे, मतलब कोई सबल व्यक्ति है, सबल व्यक्ति है, सबल का मतलब यानी कि कोई हेल्दी है एकदम, ठीक है, और उस व्यक्ति में हमें दुर्बल नाड़ी मिल रही है, और कोई दुर्बल व्यक्ति है यानी कि कमजोर व्यक्ति है, उसमें हमें कैसी मिल रही है, बहुत पावरफुल नाड़ी मिल रही है, तो वो प्राण घातक होती है।
नोट कर लिया आपने? इसके अलावा यदि रोगी के पैर पैर यानी कि गुल्फ क्षेत्र में, गुल्फ क्षेत्र कहाँ होता है? टखने का अंदर की साइड, जो टखना होता है ना हमारा, वहां उसमें अंदर की साइड नीचे की ओर, टखने के नीचे की ओर गुल्फ क्षेत्र होता है। वहां पर तो नाड़ी मिलती है आपको, लेकिन हाथ में नाड़ी नहीं मिल रही है। आप हाथ चेक कर रहे हो हाथ पर, तो नाड़ी नहीं मिल रही है, केवल पैर में मिल रही है। और उसके साथ ही रोगी का मुंह खुला रहे, मुंह बंद ना हो, तो भी रोगी, वो जो व्यक्ति मृत्यु सूचक है। किसी व्यक्ति की नाड़ी स्पर्श करने पर जो है बहुत पतली महसूस हो रही है, ठंडी है, लेकिन वेग उसका तेज है, तो ऐसे व्यक्ति भी क्षीण आयु होते हैं, उनकी आयु कम होती है। सर ये दोबारा बोले थे ये लाइन। किसी व्यक्ति की नाड़ी स्पर्श करने पर बहुत पतली हो, ठंडी हो, लेकिन उसका वेग तेज है, अत्यंत वेग पूर्वक चल रही है, तो ऐसे व्यक्ति या ऐसे रोगी की को क्षीण आयु यानी कि कम उम्र का या मरने के सूचक मानना चाहिए। अच्छा, कोई रोगी, जिस रोगी की नाक एकदम ठंडी हो, रोगी की नाक एकदम ठंडी हो और नाक से जो श्वास की जो हवा आ रही है वो भी कैसी आ रही हो? ठंडी आ रही हो, और आंखें उसकी चिपचिपी हो गई हो, और नाड़ी अपना स्थान छोड़कर चल रही हो, तो बहुत शीघ्र ये मृत्यु सूचक है, ऐसा महर्षि कणाद बताते हैं। सर ये फिर एक बार रिपीट कर दीजिए ना। रोगी की नाक ठंडी हो गई हो और श्वास भी ठंडा आ रहा हो, आंखें चिपचिपी हो गई हों, और नाड़ी अपना स्थान छोड़कर चल रही है, तो ये लक्षण जो है शीघ्र ही मृत्यु सूचक हैं।